हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनीष। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी की टॉपिक देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें। ठीक है, तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सही कथन का निशान बताना आपको। ठीक है, निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, बाकी जो आपके हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़े डिटेल में देखते थे कि उपभोग फलन की जो प्रवणता है एपीसी द्वारा इंगित की जाती है, ना कि एमपीसी द्वारा। जी नहीं, उपभोग फलन की जो प्रवणता होती है वो आपके एमपीसी द्वारा इंगित की जाती है, ना कि आपके एपीसी द्वारा। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट आपका एमपीएस शून्य होने पे निवेश गुणक शून्य होता है। जी नहीं, एमपीएस शून्य पर होने पर निवेश गुणक क्या होता है आपका बढ़ता है, एक हो जाता है। और नीचे आपका फोर्थ वाला जो डी वाला ऑप्शन है दिया गया है कि एमपीएस को एमपीएस से गुणा करने पर एक के बराबर मान आता है। जी नहीं, एक के बराबर मान नहीं आता है, एक से कम ज्यादा मान आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो निवेश गुणक जो होता है एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। निवेश गुणक से तात्पर्य उस संख्या से है जिसके द्वारा उत्पादन या आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से अधिक हो जाती है। इसे आय में परिवर्तन और निवेश परिवर्तन के बीच के अनुपात के रूप में मापा जाता है। इसे आपको के द्वारा आपके दर्शाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से आपको बताना कि किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है, आपने बताना। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, संपत्ति कर इसमें कट जाएगा। ठीक है, बाकी जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं कमीशन, श्रम, पैकिंग, ये आपके किसी फर्म के लिए परिवर्तन लागत है, लेकिन संपत्ति कर आपका क्या है, इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए जो परिवर्तनशील लागतें होती हैं वो अंश होता है जो उत्पादन के बढ़ जाने से बढ़ता है और घट जाने से घटता है। यदि उत्पादन किसी समय नहीं हो रहा है तो परिवर्तनशील लागतें बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, जैसे कच्चे माल का मूल्य, ईंधन पर व्यय और श्रमिकों की मजदूरी, कमीशन और पैकेजिंग आदि। जबकि संपत्ति कर आपका परिवर्तनीय लागत नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रत्याशित समग्र मांग जिसे बोलते हैं एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड की गणना के लिए सूत्र का उपयोग कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस ये। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस सी वाई। ठीक है, यहाँ पे जो आपके प्रत्याशित समग्र मांग जो होता है, यानी कि जो एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड होती है, ए डी बराबर सी प्लस आई प्लस सी डॉट वाई होता है। ठीक है, अब इसको डिटेल में हम अभी बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, कभी आपके बुक्स में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो करा रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना आपका जो प्रत्याशित समग्र मांग होती है वो सी प्लस आई प्लस सी वाई की होती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपका। मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थव्यवस्था, मैक्रो ये मैक्रो है ना कि माइक्रो। ठीक है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, एक होता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, विश्लेषण में आपके उपभोग फलन कुल उपभोग और डॉट डॉट के बीच का संबंध वर्णन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको चार आंसर दिए गए हैं। उपभोग माल की गुणवत्ता, सकल राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता का व्यवहार या उपभोक्ता माल की कीमत। तो इसका आंसर आपको बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, वी वाला आ जाएगा, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं, यानी कि समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र, उसमें जो आपके अर्थव्यवस्था के समग्र रूप का अध्ययन किया जाता है। इसके विश्लेषण में उपभोग फलन, कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच का संबंध का वर्णन करता है। तो इसके विश्लेषण में उपभोग फलन, कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच जो आपके संबंध का वर्णन करता है, आपको याद रखना। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थव्यवस्था है उसके विश्लेषण में उपभोग फलन, कुल उपभोग और किसके सकल राष्ट्रीय आय के बीच का संबंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ जो है आपका असामान्य लाभ कहलाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेशन होते हैं, तो याद रखना है इसको। कारक आगतों की औसत लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाती है? असामान्य लाभ कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 वाला, वह उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है? तो उसे कहा जाता है आपका कौन सा? अल्पावधि उत्पादन, जिसे बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन। ठीक है, तो वह उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है? उसे कहा जाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन, यानी कि अल्पावधि उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। औसत नियत लागत एक वक्र का ढलान के नीचे की ओर होता है। दूसरा आपका, लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं। तीसरा आपका, कुल लागत कुल परिवर्ती लागत और कुल नियत लागत का योग होती है। तो भाई इसमें बी वाला ऑप्शन सही है कि जो परिवर्तन लंबे समय में जो बी वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये सही नहीं है। मतलब लंबे समय में सभी इनपुट क्या होते हैं आपके? परिवर्तनशील होते हैं। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, इसने गलत दिया है। इसने कहा कि सभी इनपुट नियत फिक्स्ड होते हैं, नहीं, फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो चेंजेबल होते हैं। ठीक है, जबकि बाकी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। तो मैं फिर से रिपीटेशन करता हूँ, अर्थशास्त्र में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया था, तो बी वाला था हमारा। और बाकी के ऑप्शन पढ़े, जैसे औसत नियत लागत वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, बिल्कुल सही है भाई। जब औसत नियत लागत होती है तो वक्र का ढलान हमेशा कैसे होता है? नीचे की ओर होता है, आपको याद रखना है। दूसरा कह रहा है कि कुल लागत कुल प्रवृत्ति लागत और कुल नियत लागत का योग होती है, बिल्कुल सही है भाई। जब कुल लागत बराबर होगा आपका कुल प्रवृत्ति लागत और कुल नियत लागत का योग होता है। शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि जो अल्पकालीन सीमांत लागत है, औसत प्रवृत्ति लागत और अल्पकालीन औसत लागत के वक्र यू आकार के होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे रॉन्ग पूछा गया था, तो बी वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, उत्पादन की सीमांत लागत डॉट डॉट अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाली परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर तो सभी को पता होगा। तो सीमांत लागत कुछ लागत में परिवर्तन है जो एक अतिरिक्त वस्तु के निर्माण या उत्पादन में आता है, अर्थात यह उत्पादन की एक इकाई को जोड़ने की वृद्धिशील लागत को संदर्भित करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वस्वामित्व वाले आगतों की लागत क्या का अभिप्राय है? ठीक है, तो कह रहा है कि जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें जो प्रयुक्त स्वस्वामित्व वाले आगतों, यानी कि जो इनपुट्स होते हैं, उनकी लागत का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो उनकी लागत को जो है अंतर्निहित लागत कहते हैं। सबके पहले तो आपको याद रखना है, जिसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इनको जो है आरोपित लागत भी कहते हैं। ऐसी लागत का एक उदाहरण है अपने स्वयं की फैक्ट्री के भवन का आरोपित किराया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपने उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वस्वामित्व वाले आगतों की लागत का अभिप्राय है अंतर्निहित लागत, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। काफी क्वेश्चन है तो थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ने वाला हूं इनको। एक फर्म के उत्पादन फलन उपभोग में लाए गए आगतों और डॉट डॉट के मध्य का संबंध है। तो ये क्या हो जाएगा? फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध होता है। ठीक है, एक फर्म का उत्पादन फलन उपभोग में लाए गए आगतों और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। उपभोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्गत अधिकतम मात्रा प्रदान करता है जिसका उत्पादन किया जाता है। Q बराबर हो जाएगा F इंटू एल इंटू के, जहां आपकी Q उत्पादन की मात्रा है, के एल क्या आपके श्रम है। ठीक है, याद रखना है इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? तो इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो समग्र मांग का भाग नहीं है तो वो नहीं है आपकी जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, आयात निर्यात होगा, पूंजीगत माल होगा, बाकी ये तीसरा वाला नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कुल मांग में सभी उपभोक्ता सामान, पूंजीगत सामान, निर्यात, आयात और सरकारी खर्च शामिल होते हैं, बाकी जनसंख्या वृद्धि इसमें शामिल नहीं होती है। छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैक्रो जो आपकी इकोनॉमिक्स एनालिसिस में सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे दर्शाती है, यानी कि एमपीएस। ठीक है, तो ये दर्शाती है किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन को
ये आपकी क्या दर्शाती है, समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस को दर्शाती है। तो किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन को दर्शाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका एमपीसी सीमांत उपभोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहुंचे थे कहाँ पे, एमपीसी में, ठीक है। एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मान सामान्यतः कितना होता है इसका, ठीक है। तो इसका मान होता है 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एमपीसी बराबर होता है आपका C/Y, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है, इतने डिटेल में आपको याद नहीं रखना है पूरा, ठीक है। तो एमपीसी का मान सामान्यतः 0 और 1 के मध्य होता है और 1 0 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से अधिक हो सकता है, ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कुल आय में वृद्धि तथा कुल उपभोग में वृद्धि के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। इसे जो है आपका इस सूत्र से आपको दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय यानी कि ओवरहेड एक्सपेंस है, श्रम है, बीमा है, कच्चा माल है या उपभोज्य विनिर्माण आपूर्ति है। तो क्या आ जाएगा आपका बीमा, ठीक है। बीमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीमा जो है आपका उत्पादन लागत में शामिल जो है ऊपरी व्यय है। जैसे बीमा, मूल्यह्रास, रख रखाव, ये सारे किसके हैं, आपके उत्पादन ऊपरी व्यय पे लगाते हैं, ठीक है, लगते हैं। ये जो उत्पादन सापेक्ष है यानी उत्पादन मात्रा में भले कुछ भी हो वह स्थिर रहते हैं, जैसे बीमा, मूल्यह्रास और रख रखाव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट है आपका किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका सीमांत उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु सेवा के उपयोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे 4 किलो में से हमें 28 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है और 5 किलो से कुल उपयोगिता 30 इकाई मिलती है, अतः 5वें किलो से 2 इकाई उपयोगिता बढ़ गई, अतः ये 2 इकाई के आपकी सीमांत उपयोगिता है, ठीक है। किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या फिर लाभ को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तन लागत अपॉन उत्पादित उत्पादन की इकाइयां बराबर क्या है इसका। तो यह आता है औसत परिवर्तनीय लागत, ठीक है। अर्थशास्त्र में जैसे कुल परिवर्तन लागत को मैं अगर उत्पादन की इकाइयां औसत परिवर्तन लागत कहलाती है, अर्थात उत्पादों या फिर सेवाओं की प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत को औसत या परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। औसत परिवर्तनीय लागत वक्र यू आकार का होता है क्योंकि परिवर्तनीय लागत वे लागत होते हैं जो उत्पादन स्तर के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनधि वक्र की पूर्णता किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये किसके द्वारा मापी जाती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर द्वारा, ठीक है। अनधिमान वक्र की पूर्णता प्रतिस्थापन की सीमांत द्वारा मापी जाती है। अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसे तटस्थता वक्र या फिर उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बढ़ी हुई सरकारी निर्वाचन को संतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। तो उपयुक्त सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था डेविड रिकार्डो के द्वारा, ठीक है। नाम याद रखना आपको, डेविड रिकार्डो। तो बढ़ी हुई सरकारी निर्वाचन को संतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है।
तो ये किसके द्वारा दिया गया था? डेविड रिकार्डो के द्वारा। ठीक है, फिर से इसको रिपीट करता हूँ मैं कि जो डेविड रिकार्डो है, उन्होंने ये किया है, आपके एक ब्रिटिश आपके अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक दलाल और वित्तीय बाजार सट्टेबाज के रूप में अपने पेशवा जीवन की शुरुआत की थी। इन्होंने अर्थशास्त्र में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिसमें से एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि बड़ी ही सरकारी निर्वाचन को प्रतिशतुत करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आपका तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसका है, तो है आपका डेविड रिकार्डो का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो वो भी आपका कम ही हुआ। ठीक है, जबकि कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की कुल इकाइयों से भाग दिया जाता है तो औसत उत्पादन प्राप्त होता है। सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन में परिवर्तन है। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच संबंध निम्न होता है, जैसे जब औसत उत्पादन बढ़ जाता है